हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी यह वीडियो 12th ज्योग्राफी की होगी। आज हम 12th ज्योग्राफी शुरू कर रहे हैं। एक तो बोर्ड क्लास है और एक लॉकडाउन के कारण जो है वो टाइम जो बर्बाद होता जा रहा है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि हम यहीं से कुछ जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक हैं हर एक लेसन से उन टॉपिक की वीडियो बनाएं और आप लोगों तक पहुंचाएं। तो चलिए शुरू करते हैं ज्योग्राफी। आप लोगों ने ज्योग्राफी जो है वो 11th क्लास में पढ़ ली है। इसकी परिभाषा भी आप जानते हैं। जियो प्लस ग्राफी आप लोगों को याद होगा। जियो का मतलब पृथ्वी होता है और ग्राफी का मतलब उसका अध्ययन करना या उसका वर्णन करना होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या आ गया? पृथ्वी का अध्ययन करना। पृथ्वी का अध्ययन करना, देखिए इस पृथ्वी का अध्ययन करने के अंदर इसमें प्राकृतिक और मानवीय दोनों प्रकार की क्रियाएं शामिल होती हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे इसमें कहता है कि इसकी जो मुख्य जो शाखाएं हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो इसकी जो मुख्य शाखाएं होती हैं उनमें सबसे पहले आता है फिजिकल ज्योग्राफी और दूसरा आता है ह्यूमन ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। फिजिकल ज्योग्राफी का मतलब हो गया भौतिक भूगोल। ठीक है, इस भौतिक भूगोल में हमने भौतिक पर्यावरण के बारे में पढ़ा था। भौतिक पर्यावरण या जो प्राकृतिक पर्यावरण है उसके बारे में जाना था। इसके अंदर तापमान, जलवायु, महासागर, धरातल के ऊपर पाए जाने वाले पर्वत, पठार, इन सभी के बारे में जाना है। आप लोगों को याद होगा। तो भौतिक भूगोल का संबंध किस चीज़ से है? भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करना भौतिक भूगोल कहलाता है। अब बात करते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी की। अगर ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करें तो इसके अंदर कौन सी चीज़ों को शामिल किया जाता है? इसमें कहता है मानव समाज और उसके चारों तरफ पाया जाने वाला भौतिक पर्यावरण या प्राकृतिक पर्यावरण, इन दोनों के बीच में जो अंतर संबंध बनता है या अंतरक्रिया जो होती है ये उसका अध्ययन करता है। मानव समाज और भौतिक पर्यावरण के बीच के अंतर संबंध के अध्ययन को मानव भूगोल कहते हैं। तो मानव भूगोल में हम इनके बारे में पढ़ते हैं। कोई भी व्यक्ति जिस समाज के अंदर रहता है वो अपने चारों ओर पाए जाने वाले प्राकृतिक पर्यावरण से प्रभावित होता है। ठीक है, और उसके प्रभावित होने के बाद वो उसी प्रकार की क्रियाएं करता है। तो उनका जो अध्ययन होगा वो हम ह्यूमन ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत मनुष्य के द्वारा की जाने वाले जो क्रियाकलाप होते हैं, चाहे वो प्राथमिक क्रियाकलाप हो, द्वितीयक हो, तृतीयक हो, उन सभी क्रियाकलापों के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। उसके साथ में उनका रहन सहन, उनका परिवहन संचार या फिर उनके जो बस्ती हैं, उन सभी का अध्ययन इसके अंदर हम करने वाले हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा छोटा सा इनके बारे में एक परिभाषा। अब आगे शुरू करते हैं। आगे कहता है इसमें आता है मानव भूगोल की प्रकृति। मानव भूगोल की प्रकृति, हम अपने विषय पर आते हैं मानव भूगोल, क्योंकि 12th में मानव भूगोल ही पढ़नी है। तो मानव भूगोल की प्रकृति यानी कि इसका नेचर क्या है, क्या कहता है? ये कहता है कि प्राकृतिक पर्यावरण मनुष्य के चारों तरफ पाया जाता है और मनुष्य उसके बीच में रह रहा है। अब ये कहता है कि उसका जो रहन सहन, उसका खान पान या उसका के जो क्रियाकलाप है ना, वो सारे के सारे किसके द्वारा निर्धारित होते हैं? वो प्रकृति के द्वारा निर्धारित होते हैं। जिस प्रकार के क्षेत्र में वो रहता है उसी प्रकार के वो क्रियाकलाप करना शुरू कर देता है। इसके अंदर तो आएगा ये। अब यहाँ पर कहता है कि इसके अंदर इसमें किस चीज़ का प्रभाव पड़ने वाला है? तो कहता है कि जो ये मानव समाज है ये जब अपने पर्यावरण के साथ अंतरक्रिया करता है तो वो किसी नई चीज़ का जन्म करता है। ठीक है, मान लीजिए धरातल है,
और यहाँ पर मनुष्य रहता है। तो जब इसके साथ अंतर क्रिया की तो उसने सड़क बना दी, पुल बना दिए, ठीक है, नदियों को पार करने के लिए पुल बना दिए, ऊंची ऊंची इमारतें या भवन बना दिए, ठीक है। ये क्या है? ये मनुष्य के द्वारा होने वाली क्रियाएं हैं। तो मानव भूगोल की प्रकृति के अंदर यही पढ़ा जाता है कि पर्यावरण के साथ मनुष्य अंतर क्रिया करके किसी नई चीज का जन्म करता है। अब उसके बाद आगे पढ़ेंगे हम। आगे आता है इस भूगोल के अंदर कुछ थ्योरी दे रखी हैं जो समय के साथ बदलती रही हैं। तो सबसे पहले हम थ्योरी को शुरू करते हैं। जो हमारी पहली है वो है पर्यावरणीय। देखिए, हम जो हैं कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक को समझने की कोशिश कर रहे हैं और ज़्यादा कुछ नहीं है, ताकि आप लोगों को हल्का फुल्का पता चल जाए। आपके पास जैसी भी बुक हो उसको भी पढ़ते रहना साथ में। इसको बोलते हैं पर्यावरणीय निश्चयवाद, नियतिवाद, या फिर इसको डिटर्मिनिज्म भी कहते हैं, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, ठीक है। उसके बाद इसका एक नाम और है मानव का प्राकृतिकरण। मानव का प्राकृतिकरण, मनुष्य का प्राकृतिकरण, यानी कि मनुष्य कहाँ? मनुष्य प्रकृति की गोद में पूरी तरह से घिरा हुआ। अब यहाँ पर कहता है भाई, देखिए इसके बारे में पहले मैं बता दूं आप लोगों को। ये जो विचारधारा है, ये विचारधारा जर्मन विचारधारा है। ये जो विचारधारा है ये जर्मन विचारधारा है। और महान भूगोलवेता हंटिंगटन और रेटजेल, उसके बाद सैंपल, वो इस विचारधारा के समर्थक रहे हैं, ठीक है। जर्मन विचारधारा है, हंटिंगटन, रेटजेल और सैंपल इस विचारधारा के समर्थक रहे हैं। यहाँ पर जो मुख्य बात है वो क्या है? इसमें कहता है कि प्रकृति जो है, यहाँ पर प्रकृति पर फोकस डाला गया है और कहता है कि प्रकृति जो है वो सर्वशक्तिमान है, यानी कि मनुष्य से संबंधित जितनी भी बातें होंगी या जितने भी उसे कार्य होंगे, उसका रहन सहन होगा, वो सब कौन डिसाइड करता है? वो डिसाइड करती है प्रकृति, क्योंकि प्रकृति के द्वारा क्या है? मनुष्य को नियंत्रित किया गया है, ठीक है। अब इसमें देखिए, प्रकृति में जलवायु है, तापमान है, या द्रातरीय उच्चावच है, उन सब का मनुष्य के ऊपर काफी प्रभाव पड़ता है। देखिए, एक तो हमारा जो मैदानी क्षेत्र में रहने वाले हम हैं, मैदानी क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं, उनके मुकाबले अगर हम रेगिस्तान वालों की बात करेंगे तो रेगिस्तान वाले जो क्या होंगे, वो हमसे ज़्यादा मेहनती भी होंगे, वो कठोर होंगे, क्योंकि उन्होंने कठोर जलवायु को सहन करना सीख लिया है। हमारे यहाँ पर इतनी कठोर जलवायु नहीं है। उसी प्रकार ठंडे क्षेत्रों में रहने वाले जो लोग होते हैं वो प्रकृति के सामने झुक जाते हैं। तो यानी कि यहाँ पर क्या है? यहाँ पर प्रकृति महान है। प्रकृति क्या है? महान है। और मनुष्य क्या हो गया? मनुष्य प्रकृति का दास है, गुलाम है। जैसा प्रकृति चाहेगी मनुष्य वैसा ही करेगा। इसके अंदर ये कहना चाहता है। नियतिवाद, पर्यावरण नियतिवाद या निश्चयवाद का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर प्रकृति सर्वशक्तिमान है, मनुष्य उसका गुलाम है, और जैसा प्रकृति चाहेगी मनुष्य वैसा ही करेगा। अगर कहीं पर बड़ी नदी आ गई तो मनुष्य को वहां पर रुकना पड़ेगा, क्योंकि मनुष्य के पास अभी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। इसके अंदर हम बात किसकी कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं आदिम मानव की, आदिम मानव, ठीक है, या आदिम मानव समाज जो पूरी तरह से तकनीक रहित है, उसके पास तकनीक नहीं है, ठीक है। तो इसी कारण मनुष्य के व्यवहार के ऊपर या उसके कार्यकलाप के ऊपर, सभी के ऊपर किसका प्रभाव पड़ता है? इसके ऊपर प्रभाव पड़ता है प्रकृति का, ठीक है। वन में रहने वाला व्यक्ति क्या करेगा? वन में रहने वाला व्यक्ति पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करेगा, पेड़ पौधों के ऊपर भी वो रहना शुरू करेगा, नदियों का जल पिएगा, यानी कि वो क्या होगा? पूरी तरह से प्रकृति पर डिपेंड हो गया। तो वो क्या करेगा? उस प्रकृति को महान यानी कि भगवान मानना शुरू कर देता है, ठीक है भाई। ये बात उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गई होगी। अब आगे शुरू करते हैं। इसके अंदर आगे हमारी जो दूसरी विचारधारा आती है उसका नाम है संभववाद, ठीक है, संभववाद या पॉसिबिलिज्म। देखिए, संभववाद, संभववाद का मतलब क्या है? संभावना, संभावना। ये विचारधारा फ्रांसीसी विचारधारा है भाई, फ्रांसीसी विचारधारा, ठीक है। और इसके
इसके जो सबसे पहले जो समर्थक थे वो थे लूसियन फेवरे, लूसियन फेवरे, ठीक है। उसके बाद जो इनका जो जन्मदाता माना जाता है वो माना जाता है विडाल डी ला ब्लास। ये भूगोलवेता हुए हैं भाई, ठीक है। नाम थोड़े आपको अजीब लग रहे होंगे लेकिन ये भूगोलवेता हुए हैं, इन्होंने इसका जन्म किया है। अब यहां पर कहता है, इसमें कहता है जैसे जैसे मनुष्य आगे बढ़ता जाता है यानी कि विकास की तरफ अग्रसर होता है, तो कहता है प्रकृति जो है, ये जो प्रकृति जो नियतिवाद में जिसको सर्वशक्तिमान माना गया है, कहता है ये प्रकृति हमें क्या देती है, हमें संभावनाएं देती हैं, संभावनाएं आगे बढ़ने की, विकास करने की कुछ संभावनाएं देती हैं। और प्रकृति से संभावनाएं प्राप्त करके मनुष्य क्या करता है, मनुष्य अपना विकास करता है। उसके बाद जब विकास हो जाएगा यानी कि उसके पास हल्की फुल्की तकनीक आ जाएगी, फिर वो क्या करेगा, फिर और अधिक संभावनाएं प्राप्त करेगा और फिर वो क्या करेगा, वो आगे बढ़ता चला जाएगा यानी कि अपना विकास करता चला जाएगा। यानी कि ये क्या कहता है कि प्रकृति हमें बार बार संभावना यानी कि अवसर प्रदान करती है, ठीक है। इसमें ये कहा गया है कि प्रकृति और वातावरण जो है, प्रकृति या वातावरण जो है अत्यधिक प्रभावशाली होते हैं, ये सही है, लेकिन वो समय समय पर हमें क्या कर रहे हैं, वो समय समय पर हमें संभावनाएं प्रदान करते हैं। अगर मनुष्य को लगातार संभावनाएं मिलती रही, वो उनके साथ एडजस्टमेंट करेगा, एडजस्टमेंट जैसे ही करेगा अपना विकास करेगा, अपना विकास करेगा तो वो तकनीकी ज्ञान में वृद्धि करेगा, और जैसे जैसे तकनीकी ज्ञान में वृद्धि होगी वो अपना और ज्यादा विकास करता रहेगा, ठीक है। यानी कि वो तकनीकी जो उनकी विशेषताएं हैं, तकनीकी जो ज्ञान है वो बढ़ता चला जाएगा। और इसका जो एग्जाम्पल वो क्या है, देखिए अगर नियतिवाद में देखें तो नियतिवाद में क्या है, नियतिवाद में अगर गर्मी हो गई ना तो मनुष्य पेड़ की छांव में जाएगा, उसके पास दूसरा कोई समाधान नहीं है। लेकिन संभववाद क्या कहता है कि तुम्हारे पास टेक्नोलॉजी है, तुम पंखे का निर्माण करो, ठीक है। उसने पंखे का निर्माण कर लिया, गर्मी लगी, या फिर जैसी गर्मी बढ़ी उसने एसी का निर्माण कर लिया, ठीक है। यहां पर क्या कहता है, नियतिवाद क्या कहेगा, अगर हम तुलनात्मक जाने, नियतिवाद कहता है कि भाई बर्फीले क्षेत्रों के अंदर हरी सब्जियां नहीं उगाई जा सकती, बर्फीले क्षेत्रों के अंदर हरी सब्जियां नहीं उगाई जाती। लेकिन ये जो संभववाद ये क्या कहता है, ये कहता है कि आप ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्रीन हाउस घर बनाइए और उससे आप उसके अंदर आप टेम्परेचर को कंट्रोल करके और सब्जियां उगाइए। ये कहता है नियतिवाद, क्या कहता है, नियतिवाद कहता है एक व्यक्ति जो 7 समुद्र पार बैठा है हम उससे संपर्क नहीं कर सकते, लेकिन ये जो संभववाद ये क्या कहता है कि अब हमारे पास इंटरनेट की सुविधा आ गई है, आप उससे वीडियो कॉल कीजिए और उसको सामने देख करके उससे बात कीजिए। तो मुझे लगता है कि आप अब इसके बीच में आसानी से अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। एक क्या बोलता है, एक प्रकृति को महान मानता है, और दूसरा क्या कहता है, दूसरा कहता है उसने विकास कर लिया। वो क्या बोल रहा है, वो कह रहा है कि अब मैंने प्रकृति को अपना गुलाम कर लिया है, प्रकृति को क्या कर लिया, गुलाम कर लिया। संभववाद में प्रकृति को गुलाम मान रहा है, और नियतिवाद में क्या मान है, नियतिवाद में कहता है कि मनुष्य जो है, जो मानव है, ये मेरा गुलाम है, वो पूरी तरह से मेरे ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन संभववाद में कहता है कि अगर बारिश आई तो हमारे पास छाता है, ठीक है, अगर और ज्यादा बारिश आती है तो हम क्या करेंगे, हमने पक्की छत बना रखी है। लेकिन इसमें क्या था कि अगर बारिश आ गई तो मनुष्य को बारिश के अंदर खड़ा रहना उसकी मजबूरी थी, ठीक है। ये हो गया नियतिवाद और संभववाद में अंतर, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को दोनों विचारधाराएं समझ में आ गई होंगी। अब कहता है कि जब ये दोनों विचारधाराएं जब सामने आई तो कहता है दोनों के बीच में थोड़ा सा हम ये कहें कि विरोधाभास होना शुरू हो गया। एक कहता है कि प्रकृति महान है, एक कहता है कि भाई मनुष्य महान है, मनुष्य की टेक्नोलॉजी महान है, वो अपनी बुद्धि के बल पर किसी भी चीज का निर्माण कर सकता है और वो किसी भी चीज से लड़ सकता है। अब बात करते हैं, फिर आती है तीसरी विचारधारा हमारी, और तीसरी विचारधारा है नवनियतिवाद। भाई नवनियतिवाद, या फिर हम इसको बोलते हैं रुको और जाओ नियतिवाद, रुको और जाओ नियतिवाद। इस विचारधारा को बनाने वाले या जिनके जो समर्थक हैं उनका नाम है ग्रिफिथ टेलर। भाई ये ऑस्ट्रेलिया के थे। भाई
इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि देखिए भाई, ना तो प्रकृति महान है और ना मनुष्य महान है। इन्होंने बीच का रास्ता निकाला है। कहता है अगर प्रकृति संभावनाएं देती हैं तो मनुष्य को अपना विकास करना चाहिए, लेकिन जहां पर प्रकृति कहे कि रुको तो मनुष्य को वहां पर रुक जाना चाहिए। आप लोगों को ने देखा हुआ ट्रैफिक के अंदर लाल बत्ती एक होती है, पीली बत्ती और एक होती है उसके अंदर हरी बत्ती। ठीक है, लाल बत्ती का मतलब क्या होता है कि रुको भाई, रुक जाओ, और हरी बत्ती का मतलब क्या होता है कि चलिए। ठीक है, तो उसी प्रकार यहाँ पर क्या कहता है, उसी प्रकार इस रुको और जाओ नियतिवाद के अंदर कहता है कि जब प्रकृति आपको रोके, जब ये लगे कि हाँ अति हो गई है, प्रकृति ने उसे रोका है। प्रकृति को रोकना मतलब क्या है कि मनुष्य ने विकास के बलबूते पर प्रकृति को नष्ट करने जा रहा है। अगर ऐसा लग रहा है और प्रकृति की ज्यादा हानि हो गई है तो मनुष्य को वहां पर रुक जाना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, प्रकृति अपना रंग दिखाएगी और विनाश की तरफ जाएगा। देखिए जैसे हमारे पास बिल्कुल एक इसका अच्छा एग्जाम्पल है, वो है कोरोना बीमारी जो है। मनुष्य ने देखिए मेडिकल फैसिलिटी कितनी बढ़ा ली थी, मनुष्य के पास अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई थी, लेकिन उसके बाद प्रकृति का एक छोटा सा, हम क्या बोले इसे, वायरस बोले, ठीक है, आता है और हमारे सारी की सारी तकनीक को एक साइड में रख देता है। ये क्या है, ये प्रकृति है, ये प्रकृति का रंग है, प्रकृति के द्वारा दिखाया गया रंग। और इसमें कहता है कि अगर प्रकृति रंग दिखाएगी तो मनुष्य को अब उसका नुकसान भरना पड़ेगा। अगर मान लीजिए किसी क्षेत्र के अंदर, ये कहता है कि मान लीजिए एक बड़ी नदी है और उसके अंदर हर साल बाढ़ आती है, वो बाढ़ तब तक लोग आपदा नहीं बनेगी जब तक वहां पर कोई मनुष्य नहीं रहता। लेकिन मनुष्य विकास करता करता और उस नदी के नजदीक एक बहुत बड़ा नगर स्थापित कर लेता है, लेकिन नदी के अंदर तो बाढ़ आनी है, वो तो हर साल आएगी, उसको कौन रोकेगा। और अगर नगर डूबता है तो उसमें दोष किसका है, उसमें दोष मनुष्य का है, क्योंकि उसने टेक्नोलॉजी पर विजय प्राप्त की है, लेकिन वो प्रकृति के ऊपर बंदी से स्थापित नहीं कर सकता। तो उसी प्रकार इसने क्या कहा, नवनियतिवाद वाले ने कहा कि जहां पर प्रकृति कहे कि रुको, वहां पर मनुष्य को रुक जाना चाहिए, और जब वो कहे कि चलो तो मनुष्य को अपना विकास करना शुरू करना चाहिए। ठीक है, ये है हमारा नवनियतिवाद। जिस प्रकार आप लोगों ने पुलिस का बैरिकेड भी देखा होगा, उसके सामने वो लिखा रहता है स्टॉप एंड गो स्लो। उसका मतलब क्या होता है, ये रुकिए और धीरे चलिए, आगे खतरा है। तो उसी प्रकार नवनियतिवाद में भी यही है कि रुको भाई और फिर आगे बढ़ो। ठीक है, तो ये थी हमारी 3 विचारधाराएं। आज हमने मानव भूगोल के बारे में जाना, उसकी परिभाषा पढ़ी है। मैं आप लोगों को क्वेश्चन बता देता हूं, बुक में से बना लेना। मानव भूगोल उसकी परिभाषा है, उसके साथ में है ना बुक में आप लोगों को 3 विचारधाराएं मिल जाएंगी। एक तो मिलेगी रेड जेल की, एक विचारधारा है सैंपल की, कुमारी एलन सैंपल नाम है, और तीसरी विचारधारा है विडाल डी ला ब्लास। ठीक है, एक बार उन परिभाषाओं को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अपने क्वेश्चन बना लीजिएगा। उसके बाद इसमें मानव भूगोल की प्रकृति के बारे में पढ़ा हमने, और उसके बाद इसमें हमने पढ़ा ये जो थ्योरी है हमारी, जो ये भूगोल के अंदर जो विचारधाराएं, 3 विचारधाराएं, नियतिवाद, संभववाद और नवनियतिवाद। ठीक है, इन तीनों के बारे में पढ़ा है, इनका जन्म कैसे हुआ और इनकी ये कहना क्या चाहती, कंसेप्ट क्या है, वो मैंने आप लोगों को बताया है। और बाकी जब आप बुक पढ़ेंगे, बुक के अंदर एग्जाम्पल भी दे रखा है, उसमें ये जो है आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं या जो इंपॉर्टेंट बनता है वो यही टॉपिक है। ठीक है, अगर कुछ बाकी रहा तो कोशिश करेंगे आगे बनाने की। ठीक है, अगर कुछ बचता है, मुझे लगता है कि इससे जो संबंधित जो इंपॉर्टेंट था वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा और आप इसे जो है पढ़ेंगे टाइम लगा करके। अगर आपको कोई बात समझ में ना आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।